बच्चों 10.1 एक्सरसाइज के डाउट्स मैसेज बॉक्स में लिखो। कर लिए पूरी प्रैक्टिस? हाँ जी, 10.1 कंप्लीट है या नहीं? प्रैक्टिस की है आप लोगों ने या नहीं की है? ठीक है। स्नेहा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 11, 13। ओके, ठीक है। 2, 3, 5, 7। ठीक है, ओके। अब रुक जाओ सभी। एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में सेकंड क्वेश्चन से कह रहा है, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास का है, 11th में आएगा नहीं ये क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सेकंड है बेटे, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that midpoint of the base is at the origin. Midpoint of the base is at the origin. The vertices of a triangle. हमें ट्राइंगल की वर्टेक्स बतानी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है वो 2a यूनिट है। अगर बेस 2a यूनिट है तो इसका मतलब हर साइड 2a यूनिट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर बेस आ रहा है वाई एक्सिस पर और ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है और टोटल लेंथ 2a है, तो अगर ए वो मिड पॉइंट है बेटे तो ऊपर a यूनिट जाएगा और नीचे भी a यूनिट आ जाएगा। यही लेंथ आएगी ना, a यूनिट और a यूनिट, यही बनेगा। तभी बन गया पूरा 2a यूनिट। ठीक है। अब अगर आप बात करो तो बेस के एंड पॉइंट तो आप बता सकते हो, ये हो गया 0 - a और ये हो गया 0a। मिड पॉइंट से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है ये चीज, तो ये हमेशा थर्ड वर्टेक्स से पास करेगा। इसका मतलब इक्विलेटरल की थर्ड वर्टेक्स किस पे आएगी? एक्स एक्सिस पर आएगी। तो ये अपने पास हो गया, सपोज पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, तो सी यहां पर आ सकता है या पॉइंट यहां पर भी आ सकता है सी डैश, लेकिन इसके अलावा और कहीं पॉइंट नहीं हो सकता। ये ज्योमेट्री का रूल है। ठीक है। अब आपके पास ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, या ट्राइंगल आपके पास बनेगी ए बी सी डैश। अब आपको ये वर्टेक्स सी फाइंड आउट करना है, तो देखो ये कितना आएगा। तो वर्टेक्स सी आप निकाल सकते हो अगर आपको ओ ए की लेंथ पता चल जाए। ठीक है। अगर ये ए यूनिट है, बीसी कितना होगा? 2a यूनिट होगा। ठीक है। एसी कितना होगा? 2a यूनिट होगा, क्योंकि इसकी एक साइड जो बेस ए बी है वो 2a यूनिट है। अब इसके दो मेथड है, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ओसी निकाल लो, या दूसरा तरीका है कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा। इन ट्राइंगल बीओसी इनिशियल एंगल इज 60, तो हमने लिखा ओसी अपॉन ओबी। OC is perpendicular, OB is base, OC upon OB is 1060। OC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। OB is A unit, 1060 degree is √3। This implies OC is equal to A √3। तो वर्टेक्स ऑफ C कितनी यूनिट है? ये √3a, तो बन गया √3a, 0। या बन सकता है अगर जितनी लेंथ यहाँ है सेम लेंथ आपके उसके अपोजिट साइड पर है, नेगेटिव एक्सिस पर है, तो बन सकता है -√3a0। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर vertices of triangle is equal to either a with coordinate 0 - a
B with coordinate 0a and C with coordinate √3a, 0 और क्या वर्टेक्स हो सकती हैं? A with coordinate 0 minus a, B with coordinate 0a and C with coordinate -√3a, 0। ठीक है, क्लियर? तो ये सेकंड क्वेश्चन था। समर्थ, लेट क्यों ज्वाइन करते हो भाई? जल्दी ज्वाइन किया करो। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1, पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2। इनके बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दी गई। पहली बेटा PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तब क्या डिस्टेंस निकलेगा, और PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले मैं सिर्फ इतने पे काम करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये तो 10th क्लास में पढ़ा था। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा? PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस होगा। अब समझते हैं इसको ज्योमेट्रिकली। पहला कहता है when PQ is parallel with y axis, बनाते जरा y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये आपने बना दिया। अगर कोई भी लाइन आप y एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे तो इसमें जो x होगा वो आपका फिक्स होगा इस केस में, या नहीं? अब देखो x फिक्स है, अगर मैं मान लो x को 2 रखता हूं तो पॉइंट हो सकता है 2 1, पॉइंट हो सकता है 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, इसी तरह से 2 -1, 2 -2, 2 -3, 2 -4, 2 -5, यानी x तो फिक्स है, बदल क्या आ रहा है y। यानी अगर इसी लाइन को आप पैरेलल टू द x एक्सिस करोगे तो क्या कंडीशन होगी? x अगर फिक्स है तो ये x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकते, यानी x1 और x2 क्या होंगे? बराबर। y1 और y2 क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इस केस में आपके पास डिस्टेंस बन गया। नाउ PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x2 कितना हो गया? 0। 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0, 0 प्लस समथिंग, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपने इसका रूट निकाला, ये आ गया y2 माइनस y1, ठीक है ना? वैसे तो रूट किस में निकलेगा? प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लेंथ है, तो जो ये y2 माइनस y1 की बात हो रही है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए जो पीछे आंसर दिया जाएगा उसमें ये मॉड अप्लाई करें, जो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव को मेंशन करे। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू y1 माइनस y2 होल मॉड। दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड केस कहता है when PQ parallel with x एक्सिस। अब कह रहा है PQ x एक्सिस के पैरेलल है। अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल होगा तो अपना y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? फिक्स। ये देखिए, फॉर ऑल सिंगल y देयर इज x। तो इस केस में कौन से बराबर होंगे? y1 इज इक्वल टू y2 होगा इस केस में। तो अब PQ डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y2, या ऐसे लिख देता हूँ y1 माइनस y1, इस बार ये लिख देता हूँ, हो गया 0।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, x2 minus x1 whole square. After the root it is x2 minus x1 within mod. This implies PQ is equal to x1 minus x2 whole mod. Clear? अब बच्चों 10 सेकंड दे रहा हूं, देखो अगर इसमें कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो उसे पूछो। पहले पढ़ लो सारा ध्यान से और सोच लो, फिर बताओ मुझे। समर्थ, कल इनइक्वालिटी की क्लास नहीं ली आपने? सर आता है वो, स्कूल में करा दिया मैं। बोर्ड और वॉइस अगर सबको क्लियर हो बच्चों तो एक बार हैंड रेज कर देना। ठीक है, ठीक है, डाउन कर लीजिए, सबको क्लियर है मतलब। चलिए समर्थ, कुछ कहना चाहते हैं आप? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं, वो अलोंग वाई एक्सिस का मीनिंग वही है कि ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यानी अलोंग का मतलब कोइंसाइड विद वाई एक्सिस, तो कोई वाई एक्सिस ही हो गई, ठीक है। तो इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं? या चलो पूछो फटाफट डाउट। इरेज करो बच्चों। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ वीडियो 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which passes through the origin at midpoint of the line segment joining the point this and that। ठीक है, अब फिर से समझो इस क्वेश्चन को। हमेशा जब तक रफ फिगर नहीं बनाओगे
क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिना रफ फिगर बनाए क्वेश्चन मत करो, ठीक है। ये बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पी पॉइंट को दिया गया 0-4, यही कहीं आएगा, और एक पॉइंट बी दिया गया 8-0। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पीबी। कह रहा आपको उस लाइन का स्लोप बताना है जो ओरिजिन से पास करती हो, यानी लाइन का एक पासिंग पॉइंट तो हमें मिल गया, और पीबी के मिड पॉइंट से पास करती हो। दूसरा पासिंग पॉइंट अब हमें चाहिए। स्लोप निकालने की दो ही कंडीशन है, या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दे या दो पासिंग पॉइंट दे दे। तो ना तो इसने यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया, ना दो पासिंग पॉइंट दिए, बट इसने एक पासिंग पॉइंट दिया, दूसरा इनडायरेक्टली दे दिया, ठीक है। तो दूसरे में क्या कहा, m इज मिड पॉइंट, तो सीधे करेंगे बिकॉज m इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी, therefore according to section formula coordinate of m x1 plus x2 0 plus 8/2 y1 plus y2 minus 4 plus 0/2. This implies m 8/2 minus 4/2. This implies m is 4 or 2 to the 4. तो क्या पासिंग पॉइंट हो गया, 4 और -2, करेक्ट। अब आपको स्लोप ऑफ OM निकालना है, जिसके दो पासिंग पॉइंट अपने पास हैं। स्लोप ऑफ OM, तो स्लोप ऑफ OM क्या होगा, y2 minus y1 -2 minus 0 अपॉन x2 minus x1, यानी 4 minus 0। आंसर आ गया -2/4, दैट इज -1/2। ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो बिना पाइथागोरस की हेल्प के आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करनी है। तो ए मैंने ले लिया 4,4, बी ले लिया 3,5, सी ले लिया -1, -1, ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, देखिए ध्यान से, तो दो साइड जरूर परपेंडिकुलर होती है ना। एक से ज्यादा राइट एंगल हो नहीं सकते, तो दो साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। स्लोप में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो अगर हम यहां से किसी भी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूव कर दें, तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। अगर वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो पता है ट्राइंगल तो बना रही हैं, उसमें से दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं। अगर दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं तो ट्राइंगल इज व्हाट, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो सीधे फाइंड आउट करिए स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB इज y2 minus y1, यानी 5 minus 4 अपॉन x2 minus x1, 3 minus 4, it is 1 अपॉन -1, आंसर इज -1। अब निकालो स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC y2 minus y1 -1 minus 5, x2 minus x1 -1 minus 3, -6 अपॉन -4। सॉल्व किया तो अपने पास आ गया 3/2। अभी देखो इससे तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, BC और AB को मल्टीप्लाई करके। अब निकालो स्लोप ऑफ AC। y2 minus 1, अगर यहीं पे मिल जाता तो हम यहीं रुक जाते। -1 -4
और -1 -4 यानी -5 अपॉन -5 आंसर 1। हमें पता चल गया ये दो परपेंडिकुलर है। तो लिखो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1 into 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दिस इंप्लाइज AB is perpendicular to AC। ठीक है, therefore triangle ABC is right angle triangle। अब सभी अपना आंसर लिखो कि राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पर होगा। 5 सेकंड दे रहा हूं। वेरी गुड स्नेहा, नेक्स्ट। और गुड सिद्धांत, नेक्स्ट। दीपांशु, समर्थ, आंसर करो फटाफट। सदफ, रॉन्ग आंसर। मैंने बस बेटा ये पूछा है, ये आंसर कर दिया मैंने कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं, ये बात प्रूव करो। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर, ए बी और ए सी हैं परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल ए बी सी बन गया राइट एंगल। तो बताओ कौन से वर्टेक्स पर 90 डिग्री होगा। वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मैंने पूछा है। हाँ अब ठीक है सदर। वेरी गुड, ठीक है समझ। नेक्स्ट दीपांशु, अभी तक आंसर नहीं पता चला। वर्टेक्स ए पर राइट एंगल होगा। ध्यान से देखो, कह रहा है ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। अगर ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है तो ये पक्का पता चल गया कि जो बी सी है वही तो हाइपोटेन्यूज है। अगर बी सी हाइपोटेन्यूज है बेटा, तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा वो 90 डिग्री होता है। तो बीसी के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स होगा, ए होगा, इट इज अ राइट एंगल। ठीक है, समझ गए। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आप समझ में आ गया दीपांशु? सर क्वेश्चन नंबर 7। सर 7th क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव
direction of y-axis measured anti-clockwise. With positive direction of y-axis measured anti-clockwise direction, ठीक है, और हमें उसका स्लोप बताना है। कह रहा है एक लाइन है जिसका एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में 30 डिग्री नापा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस बात को समझो, जैसे ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये 30 डिग्री कैसे बनाएगा जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो ध्यान से, सही कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे, तो ये 30 डिग्री बना रहा है, या जो भी एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। किस तरफ बना रहा है? पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो कह रहा है एक लाइन है जो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है। अब कह रहा है बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा। अब आपको इस लाइन का स्लोप बताना है। ध्यान दो, अब अगर ये 30 डिग्री है, ये काफी छोटा कर दिया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम जगह दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया y डैश, ये ओरिजिन, ये एक्स ओ एक्स। अब अगर मुझे एंगल इस लाइन का स्लोप निकालना है तो मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। बट हमें दे रखा है 30 डिग्री। देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब मैं अपने थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा क्या होगा बेटे? 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 120। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इसमें ज्योमेट्री लिखनी नहीं होती, सीधे आपको अप्लाई कर देना होता है। तो व्हाट इज स्लोप बेटे? m is equal to tan theta. This implies m is equal to tan 120 degree. This implies m is equal to tan 120 कितना हो गया? 90 प्लस 30। tan 90 प्लस 30 का क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटे? नेगेटिव। मल्टीपल ऑफ 90 क्या है? ऑड। tan चेंज टू कॉट, ये आ गया आपके पास cot 30, और cot 30 होता है √3। आंसर आ गया -√3, 7th का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा पूछा गया 7th के बाद? सेवेंथ, 8th नहीं पूछा गया है। फिर सीधे क्वेश्चन पूछा गया है 11th और 13th। The slope of the line is double of the slope of another line if the tangent, चलो पहले इसे आप लोग समझ लो, फिर मैं कराता हूँ 11th, फिर चाहिए उसके लिए थोड़ा, और इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो। 10 सेकंड दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ठीक है। Sir, excuse me, sir. यस सदफ, Sir, question number 7 में slope बोलो। ऐसे बनी, ये बता दो। आवाज नहीं आ रही बेटा, टेक्स्ट करो। रुको 1 मिनट, मैं जरा हेडफोन से जोड़ता हूँ, 2 मिनट वेट करो। अब बोलो सदफ। सर क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्लोप मतलब ऐसे कैसे बनी, ये बता दो एक बार, मेरी डिफरेंट बन रही थी। जो वो क्या कहते हैं, आपने इसका जो डायग्राम बनाया था, फिगर जो बनाई थी इसकी, फिगर मेरी डिफरेंट आ रही थी, आप अपनी समझा दो एक बार। देखो मैंने तो ये कहा कि जैसे y एक्सिस के साथ एंगल बनाना है, तो ये हो गया अपने पास
ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन है। देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये वाई है, तो एंगल कैसे बनेगा? जब ये वाई एक्सिस रोटेट करेगा, किधर रोटेट करना है? एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये रहा आपका 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन। आपने इधर बनाया होगा मुझे लगता है, ऐसे ओरिजिन पे। सर वो मैंने एक्स के साथ बना दिया था गलती से। कैसे? ऐसे? यस सर, सर। तो गलत हो गया ना, वो 120 डिग्री कैसे बनेगा? ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे रहेगा। ये देखो कोई भी है हो, जैसे ये रहा, ये आपका इनिशियल है, इसीलिए तो ट्रिगो पढ़ते हैं ना, इनिशियल। और दूसरी होती है टर्मिनल साइड। टर्मिनल क्या करती है? मूव करती है। देखो, अगर इनिशियल से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगल बन रहा है, और क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इधर जाएगा, ऐसे। ऐसे ये वाई एक्सिस इनिशियल है, क्लॉकवाइज है तो इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर जाएगा। मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये सब ट्रिगो की एप्लीकेशन है। अब जिसके स्कूल में ट्रिगो नहीं पढ़ाई गई, अब वो किस कमाल से पढ़ा रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। वे क्या जादूगरी कर रहे हैं, वो बिना टॉपिक पढ़ाए स्ट्रेट लाइन पूरी पढ़ा डालेंगे। सब जादूगर हैं। इरेज कर दूं बच्चों? और कोई डाउट? सब सोचते क्या है एक क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ना, ये बच्चा ऐसे बेटे याद कर ले तू, हम लेकिन पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन। इरेज कर दूं बेटा? अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म कट गई, नहीं तो इतना ज्यादा उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज था। नहीं तो स्कूलों में हमारे ऐसे पढ़ाते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे, जबकि पहले ट्रिगो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। पढ़ाना है वही, लेकिन जरूर जलेबी बना के पहुंचेंगे वहां पे। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो नहीं डाउट है किसी का? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इन वर्टेक्स को लगा देना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ डी ए बी एंड सी डी का स्लोप बराबर हो जाएगा, देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। बी सी और ए डी का स्लोप बराबर हो जाएगा, तो वो दोनों पैरेलल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे करना है आपको 9th। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। कह रहा है एक्स एक्सिस और इस लाइन को ज्वाइन करके, पॉइंट को ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है वो बताइए। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 3 और -1। एक पॉइंट तो है 3 और -1, कहीं यहां पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है बेटे 4 -2, 4 और -2। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3 और -1, यहां ले लेते हैं। और 4 और -2 यहां ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपने एक लाइन बना दी। कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो वैसे तो इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी। बट इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को लिखना चाहिए था इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि आंसर इसने यही दिया होगा। ठीक है, यानी स्लोप की हेल्प से आपको ये बात निकालनी। क्लियर? तो आपको ये देखना है कि इस लाइन का पॉजिटिव साइड में क्या एंगल बनेगा, यानी आप ये चीज निकाल रहे हो। ठीक, तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं।
m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3. This implies m is equal to -2 plus 1 upon 1. This implies m is equal to -1 और m किसके बराबर है? m tan थीटा के बराबर है. क्योंकि आप यही एंगल निकाल सकते हो स्लोप वाला, तो आप बस वही निकाल रहे हो, बाकी फिर लीनियर पेयर से निकलेंगे तो वो पूछेगा. ठीक है. दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू -tan 45. अब देखो tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ में. लेकिन क्योंकि ये एंगल स्लोप का एंगल है यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी जा नहीं सकते, सेकंड तक हम रह सकते हैं. तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन गया? tan पाई माइनस पाई बाई 4. दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 यानी 135 डिग्री आ रहा है. ज्योमेट्रिकली भी देखो पता चल रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल. 10th खत्म. क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों the slope of a line is double the slope of another line. कह रहा slope of a line is double the slope of another line. अगर मान लो हम m1 को m ले लें तो अपना जो m2 है वो 2m हो गया, डबल है. If the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the line. जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है उसका जो टेंजेंट है वो 1/3. तो कह रहा बताओ क्या स्लोप होगा इस लाइन का. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क का आएगा जब आएगा. अब यहाँ पे देखते ही पता चल गया एंगल बिटवीन टू लाइन वाला कंसेप्ट है, तो हमने अप्लाई किया tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होल मॉड. ठीक है. दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू m2 इज 2m माइनस m1 इज m और होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी m इंटू 2m होल मॉड. दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू 2m माइनस m इज m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर होल मॉड. अब tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? tan अल्फा की वैल्यू है 1/3 m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर होल मॉड. अब बताया था वेरिएबल है और मॉड है, तो अगर मैं मॉड को हटाऊं तो ये किसके बराबर होगा? m अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3. ठीक है. अब एक बार आपको पॉजिटिव लेकर के एक्सप्रेशन बनानी है. दिस इंप्लाइज m अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 पहली एक्सप्रेशन. ठीक है. सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले से. ये आ गया 3m इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1. दिस इंप्लाइज 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 1 2s are 2. This implies 2m square minus 2m minus m plus 1 is equal to 0. पहले दो में से हमने 2m को कॉमन ले लिया, m minus 1 रह गया. नेक्स्ट में से -1 कॉमन, m minus 1 0. फैक्टर्स आर 2m minus 1 and m minus 1 is equal to 0. Either 2m minus 1 is equal to 0 or m minus 1 is equal to 0. This implies m is equal to 1/2 or m is equal to 1. तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? m रिप्रेजेंट कर रहा है m1. This implies when m1 is equal to n/2 1/2, तो what about m2? m2 है 2 into m1
दैट इज 1, ठीक है। और व्हेन m1 इज इक्वल टू 1, तो व्हाट अबाउट m2? m2 इज इक्वल टू 2। ये दो आंसर पहले निकले। एक सेट आंसर ये हो गया, हाफ और 1 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। अब दूसरा फिर हमें निकालना है, m अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, -3m इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1, 3m को शिफ्ट किया, ये बन गया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक करो तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, नहीं 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है अभी। पहले दो में से 2m कॉमन, इट इज m प्लस 1, 1 कॉमन, m प्लस 1 0। अब बना लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर बन गया 2m प्लस 1, m प्लस 1 0। तो इधर m इज इक्वल टू -1/2 और m इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, when m1 is -1/2, तो what is m2? -1, डबल है। when m1 is -1, what is m2? m2 is -2, ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा छोटा लिख दिया, मैनेज कर लेना, करेक्ट। समझ में आ गया सबको? अब चलो तुम लोगों को 12 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से सारी चीज देख लो, और कोई डाउट हो तो पूछो। सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर 6th क्वेश्चन जो आपने कराया ट्रायंगल वाला, उसमें पॉइंट्स को कोलिनियर नहीं बताना होगा, कोलिनियर नहीं है ये पॉइंट्स। ये वाले नहीं है 6th क्वेश्चन ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, वो तो उससे सीधे ही बोला था ना, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सर पहले तो हम ट्रायंगल प्रूव नहीं करना होगा? नहीं, उसने तो खुद ही बोला है वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो उसने बोला है कि ये ट्रायंगल की वर्टेक्स हैं, आपको प्रूव करना वो राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स है। हम क्यों कोलिनियर करें, ठीक है। और और सर वैसे भी हाँ, सर ये 10th क्वेश्चन में जो 10 है, ये -10 π/4 को सर ये नीचे का माइनस कैसे हटा दिया आपने? ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना। नेगेटिव साइन क्या बताता है, 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। तो फोर्थ में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जो थीटा की रेंज होती है वो 0 से 180 होती है। तो अब कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है? नेगेटिव का काम खत्म हो गया, क्योंकि इसने क्वाड्रेंट बता दिया। अगर एंगल को सेकंड में शिफ्ट करना है, टी रेशो ना चेंज हो, तो क्या लगाते हैं? पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ तक पाई, पाई माइनस थीटा आ गया सेकंड में, ठीक है। ओके सिद्धांत ओके सर। क्लियर? क्लियर? यस सर। और बताइए। और किसी कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिलीट करो इसे। इरेज करो बच्चों। किसी और को डाउट हो तो हैंड रेज करो।
सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो इसे इरेज कर देता हूं, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 कर लिया सबने? 12 तो डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, यानी ये तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर है। देन शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट यानी h0, a b और 0k। तो ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया b और ये पॉइंट हो गया c। ठीक है, तो बिकॉज ABC are collinear, therefore slope of AB is equal to slope of BC। यही पढ़ाया था, slope of AB is equal to slope of BC। This implies slope of AB बेटा y2 minus y1 यानी b minus 0 upon x2 minus x1 a minus h। Slope of BC y2 minus y1 यानी k minus b upon x2 minus x1 0 minus h। This implies b upon a minus h is equal to k minus b upon minus a। अब पूरा सिंप्लीफाई करो भाई, एक्सप्रेशन बनाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस ए बी, और ये हो गया k माइनस बी इंटू ए माइनस एच। दिस इंप्लाइज माइनस ए बी, ब्रैकेट ऑफ किया बेटे, a इंटू के माइनस के एच माइनस ए बी और माइनस प्लस बी एच। ओके, माइनस ए बी एंड माइनस ए बी, ये तो 0 हो जाएगा। बचा क्या अपने पास? माइनस के एच को हम लेफ्ट साइड पर ले आए, के इंटू एच, ए इंटू के प्लस बी इंटू एच। ठीक है यहां तक? अब k इंटू एच आपको नहीं चाहिए, ध्यान दो, तो आप क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय k इंटू एच। दिस इंप्लाइज k इंटू एच अपॉन k इंटू एच, a इंटू k अपॉन k इंटू एच, b इंटू एच अपॉन k इंटू एच। k into h and k into h cancel out, k and k cancel out, h and h cancel out। तो आंसर आ गया a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया? 14 में सीधे पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट एक्स वाई हमें खुद लेना है। ठीक है, तो आपको लेना है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों बराबर करके एक्स वाई में इक्वेशन निकाल दो, हो जाएगा ना। अब पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था, या इसमें कुछ पूछना है बच्चों? 13 में हैंड रेज करो अगर कुछ पूछना है तो। सर सिद्धांत एक मिनट। हाँ जी सिद्धांत बोलो। सर स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट एक बार फिर से करा दो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में नहीं आई है ना? ठीक है, यस सर। ओके।
देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। जैसे ये कहा जाए कि अ लाइन हैज वाई इंटरसेप्ट सी, अ लाइन हैज वाई इंटरसेप्ट सी, इसका मतलब है कि लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट कर रही है वो पॉइंट आपका सी है, जैसे इस तरीके से। मतलब ये यूनिक सिंबल उसको दिया गया, बाकी तो हम कुछ भी कह सकते थे, वाई इंटरसेप्ट इज पी, वाई इंटरसेप्ट इज क्यू, ठीक है। वो एक फॉर्मूले का पैटर्न बन जाए इसलिए ऐसे बनाया गया। तो वाई इंटरसेप्ट कह रहा है सी, अगर इंटरसेप्ट सी है तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 0 सी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। क्लियर है। कह रहा है इसका स्लोप आपको m दे रखा है, कह रहा बताओ इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1, ध्यान देना, अ पॉइंट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट विद स्लोप y माइनस y1 m x माइनस x1, this implies y minus c is equal to mx, this implies y is equal to mx plus c। आपको सीधी इक्वेशन लिखनी है और भूल जाओ तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो। C is known as intercept और 0 C means coordinate of intersection। intersection and intercept दो थोड़ी डिफरेंट बातें हैं, दोनों बस बहुत हल्का सा फर्क है। इंटरसेप्ट में सिर्फ वो बताएगा वैल्यू क्या है, और कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको वाई एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 है। तो इंटरसेप्ट हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ही होता है, ठीक है। एक लाइन अगर वाई एक्सिस को कट करे तो उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, अगर एक्स एक्सिस को कट करे तो उसे कहते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ये कहता अ लाइन हैज स्लोप 3 यूनिट एंड इट्स वाई इंटरसेप्ट इज -4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमने कुछ नहीं करना, सीधे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आंसर आ गया 3x माइनस 4, खत्म। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट अब अपने पास है a line has x intercept d, a line has x intercept, ठीक है। अब कह रहा है एक लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो d है और उसका स्लोप आपके पास है, तो कह रहा है बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अगर लाइन x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट करे तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, उसने बता दिया x की वैल्यू जी d है, तो कोऑर्डिनेट बन गए d0, और यहाँ जो स्लोप है वो है m, ठीक है। स्लोप क्या है, m। अब हमें चाहिए इक्वेशन, तो y माइनस y1 एक पासिंग पॉइंट है, m हो गया स्लोप और x माइनस x1 d, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू mx माइनस d, खत्म। और ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब आप आंसर्स को इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, समझ गए, क्लियर। और कोई डाउट, हाँ जी सिद्धांत, अब क्लियर है इंटरसेप्ट फॉर्म। सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी तो यही होता है, फिर ऐसे ही हाँ तो होगा। बिल्कुल ठीक है, वो भी इंटरसेप्ट है।
तो स्लोप वहां पे अलग रखना पड़ेगा। वो डायरेक्ट वर्टिकल है इसलिए इक्वेशन लिख दी गई। अगर आप उसमें लगाना चाहो इंटरसेप्ट फॉर्म तो बिल्कुल लगा सकते हो। देखो यही तो आएगा। अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज हमने रख दिया 0 थी। अब बताओ इसका स्लोप कितना है? स्लोप तो 0 है ना, तो व्हाट इज द इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी 0 इंटू एक्स प्लस सी। तो देखिए y इज इक्वल टू सी, आंसर नहीं आया? ओके सर, ओके, समझ आ गया। समझ गए? ऐसा हर एक से लिंक है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं निकाल सकते उस मेथड से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने ये कहा था ना कि इसी एक इक्वेशन से आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन इसलिए पढ़ी जाती है कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उतनी डेरिवेशन कौन करेगा, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, बाकी की बच्ची इक्वेशन अगली क्लास में करेंगे। अभी तुम लोग यही रिवाइज करो, ठीक है, और बाकी होमवर्क तो कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन में से आज। ठीक, चलो एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास। स्क्रीनशॉट हो गया?